चलिए जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग। एसएससी एमटीएस बैच के अगले सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक नई उमंग के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं एसएससी एमटीएस के 11वीं क्लास। पिछले 10 क्लास हमने सफलतापूर्वक आपके सामने ख़त्म कर दिया और आज हमारे सामने एसएससी एमटीएस के संकल्प बैच का 11वीं सेशन है, जो आपके स्क्रीन पे 20 सवाल चलेगा। मेरे आवाज प्रॉपर जा रही है आपके पास? जरा सा कंफर्म कर दीजिए। सबको नमस्कार, सबको गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह एकदम नहा धोआ करके छिले हुए अंडे की तरह एकदम बैठ जाइए, पेन पेपर और मोबाइल लैपटॉप ले करके, क्योंकि जंग जारी है और उस जंग का परिणाम सिर्फ और सिर्फ एक होगा कि हमारी और आपकी जीत होगी, है ना। और याद रखें कि हार मत मान, ये वक्त भी गुजर जाएगा। जो आज मुश्किल है कल आसान हो जाएगा। हार मत मान, ये वक्त भी गुजर जाएगा। जो आज मुश्किल है कल आसान हो जाएगा। बस चलते रहो अपने इरादों के साथ, एक दिन सफर पहचान बन जाएगा। तो चलिए एक सफर पे चलते हैं, मिशन सिलेक्शन के सफर पे। और इस मिशन सिलेक्शन में दोस्त हम लोग अभी प्रेजेंट में अगले 1 घंटा आपको धैर्य बना करके रखना है और इस 1 घंटा में हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे दोस्त, ठीक है। 20 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें एसएससी एमटीएस के प्रीवियस पेपर हमने लिया है 20 सवाल में। कुछ सवाल प्रीवियस पेपर हमने उठा दिया है और कुछ सवाल जो है हम अपने मन से डाले हैं। जो एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, जो बार बार सवाल रिपीट करता है एग्जाम में, हमने उसको लिया है आपके इस सेशन 11 नंबर में, ठीक है। चलिए शुरुआत करें। बेहतरीन आवाज़ आपके पास जा रही होगी। और सुबह सुबह ठंड है, अपना और अपना परिवार का ख्याल रखिए। उनको बताइए कि थोड़ा ठंड में सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि ठंड लगी तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा तैयारी करने के लिए। तो थोड़ा बच के रहिएगा, ठीक है। आइए दोस्त, तो शुरुआत करते हैं संकल्प बैच के साथ। प्रेम से बोलो भारत माता की जय। पहली सवाल आपके स्क्रीन पे है और इस सवाल का आंसर देखते हैं कौन बच्चा बता पाते हैं, है ना। कौन विद्यार्थी हैं जो पहली सवाल का आंसर बताएंगे। कहा गया है कि एक फोल्डिंग बेड का अंकित मूल्य 18,000 रुपये है। अमन ने इसे 15% और 10% के 2 क्रमागत छूट के बाद खरीदता है और उसने परिवहन पे 830 रुपये का व्यय करता है और इसे 18,440 रुपये में बेच दिया है। तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए कितना होगा। सवाल का साइज थोड़ा सा आपको बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन चिंता मत करिएगा, सवाल के साइज इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं पहले भी बताया था कि घर चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, दरवाजा उसका छोटा होता है। उसी तरीके से सवाल चाहे कितना भी बड़ा हो जाए मेरे दोस्त, इस सवाल का आंसर छोटा ही होगा और 2 लाइन में सवाल बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है जी। जल्दी से बोलिए जय बजरंग बली। वाह 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 वाह, क्या नाम है। सुबह सुबह आपकी नाम लेकर मैं धन्य हो गया। सुनो भाई, 18,000 रुपये की एक वस्तु है, अंकित मूल्य है, और 15 और 10% के 2 डिस्काउंट के बाद खरीदी गई। तो हम कह सकते हैं कि 18,000 रुपया का पहला डिस्काउंट 15% है। 15% के भिन्न में मान 3/20, और यदि डिस्काउंट है तो घटेगा तो हो जाएगा 20 में से 15 घट के 20 में से 3 घट के 17/20। यानी जो प्राइस बनेगा पहली डिस्काउंट के बाद वो 17/20 बनेगा। और इस पर भी एक और डिस्काउंट मिला है 10% का। 10% का मान 1/10 डिस्काउंट है तो 9/10 होगा। 9/10 यानी दोनों डिस्काउंट के बाद, पहली डिस्काउंट 15%, दूसरे डिस्काउंट 10%, दोनों डिस्काउंट के बाद वस्तु कितना में खरीदा जाएगा। तो आप कहेंगे 1800 का 17/20 में खरीदेंगे और 9/10 में खरीदेंगे। यहां से उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस तैयार हो जाएगा। देखते हैं कितने रुपए का कॉस्ट प्राइस हमें आता है दोस्त। काटिएगा, जब कट जाएगा हमारे ख्याल से पूरा पूरा कटेगा। 2 जीरो तो लपटा गया यहाँ पे, और 2 से इसको काटेंगे तो 2 9 18, 90 आएगा। यानी गुना करने पर 1 जीरो तो ही रहेगा एकदम एज इट इज, कोई चेंजिंग नहीं है। 9 9 81 और 81 गुने 17 करना है, लॉजिकल करना। 81 गुने 17 तो 17 का टेबल पढ़ो। 17 एकम 17 की 7 हासिल 1, 17 अठे 136
17 अठे 136, 136 और हासिल 137, 137 यानी 13,770 रुपया बनेगा इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस। 17 अठे कितना होता है जल्दी से बताओ। 17 अठे जो होता है वो 8 सते 56 के 6 हासिल 5 और 8 5 13 136 होता है और एक हासिल जोड़ोगे तो 137 हो जाना है। यहां से हमें पता चल गया कि दोनों डिस्काउंट के बाद जब वस्तु खरीदी जा रही थी तो उस समय उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना था, क्रय कितना था, तो पता चला 13,770 रुपये क्रय था। लेकिन कहता है कि इतना में वस्तु खरीद ली गई। खरीदने के बाद 830 रुपया एक्स्ट्रा व्यय किया है किस पर, परिवहन पे, है ना। परिवहन पे लाने में उसे 830 रुपया खर्च हुआ। तो याद रखिएगा, कोई भी वस्तु खरीदने के बाद कुछ एक्स्ट्रा खर्च करते हैं तो वो क्रय मूल्य में जुटता है। तो क्रय मूल्य में 830 रुपया जोड़ देंगे, 830 रुपया। तो कितना हो जाएगा, गौर करना, 0 7 3 10 की 0 हासिल 1, 8 7 15 1 16 की 6 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 14,600 रुपया इस वस्तु का ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस बनेगा। देखो कॉस्ट प्राइस तो 13,770 भी है, लेकिन चूंकि एक्स्ट्रा उसमें खर्च हुआ है ना 800 कुछ रुपया, तो जो खर्च एक्स्ट्रा हुआ है वो अटैच करेंगे तो ओरिजिनल क्रय मूल्य बन गया। और ओरिजिनल विक्रय मूल्य कितना है, 8,440 रुपया सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस जो है दोस्त वो 8,440 रुपया है, 18,440। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होगा वही हमारा प्रॉफिट होगा। विक्रय मूल्य ज्यादा है तो प्रॉफिट होना है। कितना प्रॉफिट होगा, घटा दो, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटेगा, 0 में से 0 घटा तो 0, 4 में से 0 घटा तो 4, 4 में से 6 यानी 14 में से 6 घटेगा तो 8, यहाँ बचा 7, 7 में से 4 जाएगा, 7 में से 4 जाएगा तो 3, यानी जो प्रॉफिट होगा 3,840 रुपये का होगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। समझाने में जितना समय लग जाए, लेकिन समझने के बाद सवाल बनता बड़ा आसान से। यदि आप सच में सीरियस एस्पायरेंट्स हैं और आप चाहते हैं कि बेहतर तैयारी हो सके, तो जरूरी इस बात का है कि हम जो बनाए उस बनाया हुआ आप अच्छे से देख लीजिए, कंसेप्ट समझ लीजिए। उसके बाद इस पूरे सवाल के पीडीएफ को डाउनलोड करिए टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम का लिंक जो होगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले वहां से डाउनलोड करके उसको बनाने का प्रयास करिए, ठीक है। खुद पर भरोसा रखो, तुम कमजोर नहीं, तेरे हौसलों के आगे ये दौर नहीं। खुद पर भरोसा रख, तू कमजोर नहीं, तेरे हौसलों के आगे ये दौर नहीं। जो गिर कर संभलना जान लेता है, असल में वही इंसान कुछ और नहीं आप हो। तो जो गिर कर संभले हो, है ना, तो अब संभल गए हैं, अब लग जाइए और मेहनत सवाल नंबर 2 पे करिए। आइए जी, पेन चलाइए। सुबह सुबह आपको मन नहीं कर रहा होगा कि पेन चलाऊं, लेकिन दोस्त आपको पेन चलाना है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, है ना। मेहनत के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आ जाओ सवाल नंबर 2 पे बढ़ते हैं। एक मेज का अंकित मूल्य 12,000 रुपये है। 10% और 20% के 2 क्रमिक छूट के बाद खरीदी जाती है और परिवहन पे 500 रुपये खर्च किए जाते हैं, तो और 10,460 रुपये में बेची जाती है, तो लाभ ज्ञात करें कितना रुपया होगा। सम पैटर्न पे सवाल है। 12,000 में पहले 10% का डिस्काउंट और बाद में 20% के डिस्काउंट पे खरीदी गई, तो पहले उस वस्तु का दोनों डिस्काउंट के बाद क्रय मूल्य निकालो। तो 12,000 का 10% डिस्काउंट, भैया यदि 10% डिस्काउंट है तो 1/10 हो जाएगा, घटेगा तो 9/10 हो जाएगा। दूसरा डिस्काउंट है 20%, 20% का मान 1/5 होता है और डिस्काउंट है तो घट के 4/5 हो जाएगा, यानी 9/10 गुने 4/5, 9/10 गुने 4/5। यहां से हमें पता चल जाएगा कि उस वस्तु पर कितने रुपए इन्वेस्ट हुए। गुना करेंगे भाई, देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 24 पंचे 120 और एगो 0, गुना करिएगा तो आ जाएगा कितना, 24 चौके 96, 96 गुने 9,
दोस्त ध्यान से देखो, एगो जीरो तो चिपक जाएगा, 24 चौके 96 और गुने में 9 करोगे तो 9 छक 54 की 4 हासिल 5 और 9 नवा 81 और 5 86, यानी 8640 रुपये इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस बना। कब? जब दोनों डिस्काउंट दिया गया तब, यानी दोनों डिस्काउंट के बाद वस्तु को जब खरीदी गई थी तो उस समय प्राइस थी 4640 रुपया, 8640 रुपये। अब कहता है कि एक्स्ट्रा परिवहन पे खर्च हुआ, कितने रुपए का खर्च हुआ है? तो यहां देखिए 500 रुपया एक्स्ट्रा आप खर्च किए हैं परिवहन पे। तो 500 रुपये यदि आपने परिवहन पे खर्च किया तो 500 इसमें जोड़ो तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 0 और 4 6 5 11 और 1 9, 9140। दिस इज ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस 9140 रुपया, यानी 9140 रुपया इस वस्तु का ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है। और जब वस्तु को बेचा गया तो सेलिंग प्राइस 10,460 रुपया है। सेलिंग प्राइस जो है दोस्त वो 10,460 रुपया है। अब बताओ, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दोगे तो हमें प्रॉफिट पता चल जाएगा, और हमसे प्रॉफिट ही पूछी गई है तो घटाना जरा ध्यान देना। विक्रयमूल्य में से क्रयमूल्य घटेगा तो 0 में से 0 घटा तो 0, 6 में से 4 घटा तो 2, लास्ट में 2 और 0 आएगा। 2 और 0 कहीं है, एक ही गो में तो है ही है दोस्त, तो काहे आगे बढ़ना है। 1320 रुपया हम लोग ठोक दिए। ऑप्शन नंबर ए सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत जल्दी से बताइए। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। लेट से आए हैं, टाइम पे रहा करिए। हमने 2 सवाल निकाल दिया और दोनों सवाल जो था वो लाजवाब शानदार था, है ना। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से बताइए 3 नंबर सवाल का आंसर क्या आएगा। तू मिले तो हर गम भूल जाए हम, तेरे साथ हर लम्हा जी जाए हम। तू मिले तो हर गम भूल जाए हम, तेरे साथ हर लम्हा जी जाए हम। तेरा हाथ थाम कर चले हम उम्र भर, तेरी मुस्कान में मेरी जान बसती है ना। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और अपनी कैरियर को आगे बढ़ाते रहिए। सुनिए, 2380 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि एक भाग 25% वार्षिक दर से और दूसरी भाग 20% वार्षिक दर से। यदि कुल आय 500 रुपये है, यानी कुल इनकम 500 रुपये है, तो 25% की दर पे उधार दी गई राशि ज्ञात करें कितना होगा। देखो ये जो सवाल है ना, इसमें एलिगेशन प्रोसेस भी लगता है और एक बेसिक मेथड भी लगता है। कभी कभी क्या होता है कि बेसिक मेथड से सवाल बड़ी आसानी से बनके तैयार हो जाएगा, और कभी कभी क्या होगा कि एलिगेशन प्रोसेस लगाओगे ना, क्रॉस वाला प्रोसेस, तो उससे बन के आसान होता है। तो जैसी जरूरत पड़ेगी वैसी मेथड लगाएंगे। ये जो सवाल है अभी हम बेसिक से इसको बनाते हैं कि बेसिक से इसको कैसे सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, बेसिक लगाते हैं। तो बेसिक में देखिए भाई, टोटल प्रिंसिपल है 2380 रुपये, 2380 रुपये। टोटल प्रिंसिपल को 2 जगह इन्वेस्ट करिए। पहली जगह इन्वेस्टमेंट मान लो x रुपया, तो दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 2380 माइनस x रुपया। 2 जगह प्रिंसिपल हो गए। अच्छा एक बात बताओ, ये जो कहा है कि 500 रुपया आय हुआ है, यानी वो 1 साल का इनकम है। 500 रुपया आय है मतलब 1 साल का वो ब्याज है। तो ब्याज बराबर क्या होता है, हम लोग बचपन से क्या पढ़ के आए हैं कि ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर P गुने R गुने T बटा 100 होता है। तो प्रिंसिपल हमारा x है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 25 है, तो P गुने R गुने T 1 साल का ब्याज बटे 100। दोस्त P गुने R गुने T बटे 100 किए तो 1 साल का ही ब्याज बनेगा। दूसरी प्रिंसिपल पे P गुने R है 20 दोस्त, P गुने R गुने T और बटे 100। बटे में 100 कर दो आप, बटे में 100, तो P गुने R गुने T बटे 100 किए तो ये बन गया दूसरी ब्याज। और दोनों ब्याज जोड़ने पर जो प्राप्त हुआ है वो कितना 100 हुआ है दोस्त, 500 रुपया हुआ है। बस देखो ये बेसिक पार्ट है, आप इस सवाल को बड़ी इजीली सोल्व कर पाए। यहां से जो x का मान आएगा वो 25% रेट पर प्रिंसिपल आ जाएगा,
और 2300 में से x घटा दोगे तो 20% रेट पर प्रिंसिपल आ जाएगा। अब कैलकुलेशन इसका टफ हो जाता है, कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट होगा लेकिन हमें करना पड़ेगा क्योंकि सवाल के आंसर लाना है। आइए मिलजुल के करते हैं भाई। ग्रीन से करूं, ग्रीन से करते हैं। 25 चौका 100 x/4। हड़बड़ाना नहीं है, जिनके पास पैसेंस होगा सबसे ज्यादा कामयाब वही होंगे। 20 पंचे 100, 1/5 से ही दोनों में गुना करोगे तो जब 2380 में 1/5 से गुना करोगे तो 5 से ही कट जाएगा। 5 चौका 20, 3 और 8 5 7 35, 6 और 0 5 6 30, माइनस 1/5 में x से गुना करिएगा तो x/5 हो जाएगा और बराबर में 500 दोस्त। अब यहाँ x है, यहाँ x है तो x वाला को एक जगह कर दे। एलसीएम 20, एलसीएम जब आप 20 लिए तो 4 से काटे तो 5, 5 गुने x तो 5x, और 5 से काटेंगे तो 4, 4 गुने x तो 4x, 5 में से 4x घटेगा तो x बचेगा, बराबर 476 उधर जाके घटेगा तो 500 में से 476 माइनस करिएगा तो 24 आ जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई से x बराबर कितना, 24 दूना 48 यानी 480 रुपया। यानी जो 25% रेट पर प्रिंसिपल लगाई गई थी वो कितना था, 480 रुपये था। यही हमसे पूछी गई थी कि 25% के रेट पर कितनी प्रिंसिपल लगाई गई, तो हमारा आंसर होगा 480 रुपये। यदि हमसे कहता है कि बताइए 20% रेट पर कितना प्रिंसिपल लगाई गई थी, तो 2380 में से 400 आप घटाएंगे तो 80 घट गया तो सीधे सीधे, और 2300 में से 400 घटेगा तो 1900 पूरा पूरा आ जाएगा। यानी एक प्रिंसिपल 1900 था और दूसरा प्रिंसिपल आपका 480 था। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एलिगेशन प्रोसेस भी लगा करके सवाल को बनाया जा सकता है, लेकिन जो स्पेशलिस्ट इस सवाल का जो पैटर्न लेकर चला है वो आप एलिगेशन से भी लगाएंगे ना तो टफ बनेगा। देखिए मैं एलिगेशन से लगा करके आपको दिखाता हूं कैसे बनेगा, ध्यान से समझिएगा। एलिगेशन से जब हम लोग इसको बनाएंगे तो लिखेंगे कि पहला वाला जो प्रिंसिपल का रेट है वो 25% है, यानी एक साल में 25% ब्याज मिलेगा। दूसरा वाला जो रेट है वो 20% है, यानी एक साल में 20% मिलेगा। यहां कॉमन में एक साल में कितना मिलेगा, तो आप ध्यान से देख लो कि एक साल में 500 मिला है, तो हम लिखेंगे दोस्त कि 500 रुपया इंटरेस्ट मिला प्रिंसिपल 2380 पे, तो परसेंट में कितना। देखो कैसे डिफिकल्ट हो गया, कैलकुलेशन ही टफ हो जाएगी। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा और इसको काटोगे तो 119 हो जाएगा, यानी 2500/119%। तो यहां रखेंगे 2500/119%, इतना रखेंगे। अब क्या है कि इन दोनों का अंतर रखना होगा यहां पे और इन दोनों का अंतर रखना होगा यहां पे। जब यहां से जो भी x और y आएगा इसी x और y में बांट देना है कितना को, 2380 रुपया को डिवाइड कर देना है। तो यहां से क्या है कि ये कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट नजर आएगा, लेकिन उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, क्लियर है? जल्दी से बताइए, किसी को दिक्कत समझने में है तो जल्दी से बताइए। तेरी मुस्कान में मेरी जान बसती है, तेरी बातों में मेरी हर पहचान बसती है, तू पास हो तो सब कुछ खास लगे, तेरे बिना दुनिया वीरान लगती है। ठीक है, आ जाइए सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। 4 नंबर सेम पैटर्न पे सवाल है, लेकिन इसको बेसिक से ना बना करके इसको हम लोग एलिगेशन से बनाएंगे, बड़ी जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। गौर करना जरा सा सवाल को, क्या कहता है दोस्त। 3000 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार उधार दिया गया कि पहला भाग 10% और दूसरा भाग 20% वार्षिक दर पे, और कुल वार्षिक ब्याज 450 रुपये है, तो 20% दर पे दी गई राशि ज्ञात करें कितना होगा। देखो इसमें हम लोग एलिगेशन तो लगाएंगे, है ना, एलिगेशन लगाएंगे, आसान बन जाएगा। पहला प्रिंसिपल को लगाई गई 10% के ब्याज पे, दूसरी प्रिंसिपल को लगाई गई 20% के ब्याज पे। कॉमन में ब्याज कितना है, तो भाई जो कॉमन में जो ब्याज है वो रुपया में दे दिया है, कितना रुपया, 450 रुपया। तो इसको परसेंटेज में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, लिखेंगे कि 450 रुपया मिला
3000 के प्रिंसिपल पे, तो परसेंट में कितना, यहां से परसेंटेज आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो लटका दिए, 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे तो 15, यानी कॉमन में जो ब्याज मिला है 1 साल में वो 15% के मिला है। ठीक है, प्रतीक राय, जल्दी से बताओ भाई, आंसर बताओ, बी आ रहा है, बहुत बढ़िया, सुनो ध्यान से। अब यहां से इन दोनों का डिफरेंस लेंगे यहां पे, तो 20 और 15 में डिफरेंस आएगा 5 का, और इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो 5 का, तो संजोग से ही जब रेशियो कटेगा तो 1:1 का, यानी 10% रेट पर प्रिंसिपल 1 यूनिट और 20% रेट पर भी प्रिंसिपल 1 यूनिट, दोनों तरफ प्रिंसिपल बराबर है। जब दोनों तरफ बराबर है तो 3000 को 2 इक्वल पार्ट में बांटिएगा, तो इधर बनेगा 1500 और इधर भी बनेगा 1500, और यही पूछा गया था कि 20% रेट पर प्रिंसिपल कितना, तो आंसर 1500 होगा, ऑप्शन नंबर कौन, ए हो जाएगा। क्लियर है, जल्दी से बताइए। बी नहीं होगा, सुधार करके ए कर लीजिए। किसी को कोई दिक्कत समझने में है तो आप बताइए। एक बार वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा, लोगों के पास पहुंचा दीजिएगा, लोगों के पास डिलीवर कर दीजिए, क्योंकि जरूरत है। जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत समझने में नहीं। वीडियो को एक बार जरा शेयर किया करिए, ठीक है। आइए दोस्त, अगले सवाल, सवाल नंबर 5 पे। सुबह सुबह के समय है, बहुत लोग होंगे जो सोए होंगे, लेकिन हम लोग का काम है कि उन लोग को जगाना है ना। बहुत लोग ऐसे हैं जो जगना चाहते हैं, लेकिन उनकी आदतें जो है वो जगने नहीं देती है ना। दोस्त देखो, बात यह है ना कि जीवन में जब आपका लक्ष्य बड़ा होता है ना, जब आपकी एम बड़ी होती है और उस एम को पाना बहुत जरूरी होता है, तो फिर ये ठंड है और ये नींद कोई रुकावट नहीं बनती है। लेकिन शर्त यह है कि लक्ष्य बड़ा होना चाहिए और उस लक्ष्य को पाना जरूरी होना चाहिए, है ना। केवल बड़ा लक्ष्य होने से नहीं होगा, उस लक्ष्य को पाना जरूरी भी होना चाहिए, यानी कोई एक स्पेसिफिक रीजन होनी चाहिए कि भैया हमें यह चीज चाहिए तो चाहिए, तब रुकावट नहीं बनता है। तो अपने आप को एक सवाल पूछिए कि यदि मैं अभी आलस करूं, पढ़ाई ना करूं, ठीक है, पेन ना चलाऊं, वीडियोज ना देखूं, आंसर ना बताऊं, तो आज से 5 साल बाद या आज से 10 साल बाद जब बच्चों के स्कूल में एडमिशन कराएंगे और एडमिशन का जो डोनेशन होगा वो कम से कम 5 लाख 4 लाख रुपया होगा, कहां से आएगा? सोचिए, आज से 10 साल बाद जब आपका बच्चा का एडमिशन स्कूल में कराना होगा, उस समय स्कूल में एडमिशन कराने का, केवल एंट्री लेने का आपको कम से कम 5 लाख रुपया 4 लाख रुपया डोनेशन देना पड़ेगा, तब जाकर के बच्चा का एडमिशन होगा। और हम मिडिल क्लास लड़के हैं, है ना, हम मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। हमारे पास एक ही रास्ता होता है कि अपने आर्थिक स्थिति को सही करने का रास्ता एक है कि भैया जितना जल्दी सरकारी नौकरी ले ले। लेट करना भी एक गुनाह है, लेट भी करेंगे मेरे दोस्त, जैसे जैसे आप बड़े होते जा रहे हैं, आपके माता पिता बूढ़े होते जा रहे हैं, जरूरत है कि आप जितना जल्दी कामयाब होइए। अपने आप से पूछिए कि यदि आज नौकरी नहीं लगी, आज मेहनत नहीं किए, तो कल बच्चा का एडमिशन कहां से कराएंगे? आज से 5 साल बाद, 8 साल बाद में आपके दोस्त जो होंगे वो बड़े बड़े गाड़ियों में, बड़े बड़े बंगलों में रह रहे होंगे, और आप उसी छोटी कुटिया में रह करके गुजारा करेंगे, तो कैसा लगेगा? मेहनत करो। एसएससी एग्जाम कब होगा? एग्जाम का डेट आ गई है ना, एमटीएस का एग्जाम का डेट आ गया है। सुरेंद्र ने 2500 रुपये में एक पुरानी साइकिल खरीदी और उसकी मरम्मत पे 300 रुपया खर्च किया। उसने इसे 3000 रुपये में बेच दिया, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें कितना होगा। मेरे दोस्त देखो, 2500 रुपया में आपने कोई वस्तु खरीदा है और उसके मरम्मत में आपने कुछ पैसा खर्च किया। पैसा जो भी खर्च किए हैं वो क्रयमूल्य में अटैच हो जाएगा, तो 2500 रुपया प्लस 300 रुपया जोड़ दीजिए, तो कॉस्ट प्राइस बन गया है 2800 रुपया। ये बन गया दोस्त कॉस्ट प्राइस।
और इसका जो सेलिंग प्राइस है वो कहता है कि बेच दिया गया है 3,000 रुपए में, तो हम कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य ज्यादा है। जब विक्रय मूल्य ज्यादा है दोस्त तो कितना का प्रॉफिट होगा? आप कहोगे 200 रुपए का प्रॉफिट होगा सर। तो प्रॉफिट बट्टा क्रय मूल्य गुणे 100, यहां से हमें परसेंटेज प्रॉफिट पता चल जाएगा। 2 जीरो यहां कट जाएगा और इसको काटेंगे 2 से, 4 से काट लो तो 4 पंचे 20 और 4 सते 28, 50/7 का मतलब 7.1/7%। 7.1/7 ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, इंटर लेवल पे, हाँ जी एसएससी वाला यही ना, इंटर लेवल पे एमटीएस ही तो पेपर होगी इंटर लेवल पे। और जो सीएचएसएल वाला पेपर है वो अभी एग्जाम का डेट नहीं दिया है। सीएचएसएल जो इंटर लेवल पे है उसका एग्जाम का डेट अभी नहीं आई। ठीक है, क्लियर है? कंसेप्चुअल डाटा समझने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? और देखो कल आपकी क्लास 9 बजे ना होकर के 10 बजे शुरू होगा, क्योंकि डायरेक्ट मैराथन में उतरेंगे हम लोग 10 बजे से, है ना। कल 10 बजे से हम लोग डायरेक्ट मैराथन में उतरेंगे। 9 बजे वाला कल की क्लास नहीं हो पाएगी, क्योंकि यदि 9 बजे लेंगे तो फिर 10 बजे ओवर करेंगे और 10 बजे मैराथन लेना है, तो 10 बजे से ही शुरुआत करेंगे। तो आपको कल की क्लास में 10 बजे आना है। ठीक है, आ जाइए सवाल नंबर 6 पर। सेम पैटर्न पे है, जरा सा बनाओ, जल्दी से बताओ भाई। प्रतीक राय सुनना। एक व्यक्ति ने 4,000 रुपए में स्कूटर खरीदा और 600 रुपये मरम्मत पे खर्च किए। यदि 5200 रुपये में बेच दिए तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? यदि आपने 4,000 रुपये में कोई वस्तु खरीदे हैं और 600 रुपया मरम्मत कराने में लगा है, तो टोटल जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 4600 रुपये हो जाएगा। और इसका जो सेलिंग प्राइस है बेचा गया है कितना में? 5200 में, 5200 रुपये में बेची गई। तो कितना का प्रॉफिट होगा? आप कहोगे 600 रुपये का प्रॉफिट होगा सर। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए इतना बट्टा क्रय मूल्य 4600 और गुणे 100। दोस्त यदि हम लोग काटें तो खूबसूरत रिजल्ट आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से काटेंगे तो 23 दूना 46 और इसको 2 से काटेंगे तो 300, यानी हमारा जो आंसर बनेगा वो 300/23% बनेगा। 300/23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन? सी हो जाएगा। क्लियर है? एकदम बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, बहुत बढ़िया। ऐसे ही सवाल का आंसर गर्दा गर्दा आना चाहिए, और थोड़ा सा लोगों के पास शेयर किया करिए, लोगों के पास भेजा करिए, लोगों के पास पहुंचाया करिए आंसर को। ठीक है, जल्दी से आइए नेक्स्ट सवाल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल का आंसर बताइए। अच्छा देखो, 7 नंबर जो सवाल आप देख रहे हैं उसमें एक चीज है कि आंसर पूछा है रेशियो के रूप में, और रुपया दिया है तो रुपया को हम लोग भूल जाते हैं। यदि 3% और 6% के लाभ पर किसी वस्तु का बिक्री मूल्य के बीच का नगद अंतर 9 रुपया है, तो बिक्री मूल्य का सही अनुपात कितना होगा? दोस्त एक बात सोचो, नगद अंतर 9 रुपया दिया है, इसको आप भुला जाओ। डायरेक्ट ये सोचो कि कोई वस्तु 3% के लाभ पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य 103 का होगा, और दूसरा बार जब 6% के लाभ पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य 106 होगा। यही दोनों के बीच का रेशियो है, आंसर हो गया। रुपया से यहां कोई मतलब नहीं है, विदाउट रुपया सॉल्व हो गया। 103/106। हाँ, रुपया के रूप में पूछता तो रुपया हम लोग निकालते, लेकिन रुपया के रूप में पूछा नहीं है। अगला सवाल का जरा आंसर बताइएगा। टेबल पे ही रखा रहता है, दे दीजिएगा। खोलिएगा ना तो खुल जाएगा, खुलेगा तो खुल जाएगा। यहाँ रखल रहता है ये वाला, दे दीजिए। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ बढ़िए। सवाल नंबर 8, जल्दी से बताइए। सवाल नंबर 8 का आंसर क्या होगा? कहा गया है कि यदि 5% और 10% के लाभ पर बिक्री मूल्य के बीच का अंतर 20 रुपया है। जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है जी? वीडियो चल रही ना अच्छे से?
5% और 10% लाभ के बीच का अंतर 20 रुपए है, तो बताइए उसके क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, है ना। बिक्री मूल्य का अंतर 20 रुपए है, तो क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात क्या होगा। धत तेरी, तो 5% लाभ पर है तो विक्रय मूल्य 105 बनेगा, और 10% लाभ पे है तो विक्रय मूल्य 110 बनेगा। रेशियो लाएंगे तो 21 पंचे 105 और 22 पंचे 110, 21:22 का ऑप्शन नंबर ए। रुपया से यहाँ हमें कोई मतलब रहा नहीं, विदाउट रुपया हम लोग सवाल को सॉल्व किए, क्योंकि रुपया क्यों ले आए भाई, 20 रुपया अंतर रुपया दिया है, चाहे 20 करोड़ रुपया हो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। चलो सुनो ध्यान से। तेरी आंखों में डूब जाना चाहते हैं, तेरी बाहों में सुकून पाना चाहते हैं, है ना। तेरी आंखों में डूब जाना चाहते हैं, तेरी बाहों में सुकून पाना चाहते हैं, बस तू साथ रहे जिंदगी भर, हम हर पल तुझे और चाहना चाहते हैं। मंजिल को उतनी दृढ़ संकल्पित होकर के चाहिए कि वो मंजिल आपके पास खुद चलकर आए, वो कहे कि तू मेहनत करो, हम मिलेंगे, है ना। आ जाइए अगले सवाल की तरफ जरा बढ़िएगा। कहा गया है कि एक विक्रेता दूध में पानी मिलाकर इस मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 25% लाभ प्राप्त करता है, तो पानी और दूध के बीच का अनुपातिक मान क्या होगा। सवाल को जरा 3 बार पढ़िएगा, 3 टाइम्स पढ़ना है आपको सवाल को, और उसके बाद इस सवाल को बिना पढ़े आंसर ठोक देना है। कैसे, धारा से गौर करो। सवाल कहता है कि एक के दूध को एक ग्वाला क्रय मूल्य पर बेचने का वादा कर दिया, यानी क्रय मूल्य पर उस वस्तु को बेचेगा, लेकिन फिर भी 25% का लाभ चाहिए, तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा। दूध और पानी के बीच का अनुपातिक मान बताना है। लेकिन एक बात पहले सुन लो, पहले पूछा है पानी और बाद में पूछा है दूध। दोस्त, पहले निकालना है वाटर और बाद में निकालना है मिल्क, यानी वाटर रेशियो मिल्क निकालना है। याद रखिएगा, क्रय मूल्य पर बेचकर लाभ कमाना है और पानी मिलाना है, तो जितना % लाभ कमाना है उस परसेंटेज को भिन्न में चेंज कर दीजिए, वही आंसर है। तो 25% को जब आप भिन्न में चेंज करेंगे तो 25/100 यानी 1/4। 1/4 में नीचे वाला जो रहेगा दोस्त वो पैसा वाला रहेगा, पैसा वाला, और ऊपर वाला जो रहेगा दोस्त वो फ्री वाला माल रहेगा। फ्री वाला, फ्री वाला का मतलब हो गया पानी, और पैसा वाला का मतलब हो गया दूध। तो पानी और दूध का अनुपात पूछा है, तो पानी हो जाएगा 1 यूनिट और दूध हो जाएगा 4 यूनिट। 1:4 का ऑप्शन नंबर कौन दोस्त, सी हो जाएगा। याद रखना मेरी कंसेप्चुअल बात, कभी भी पानी में दूध मिलाना है और प्रॉफिट कमाना है। परसेंटेज मान को केवल भिन्न में चेंज करो, जो भिन्न में मान आएगा वो नीचे वाला वैल्यू कहलाएगा पैसा वाला, धन वाला। धन का मतलब दूध हो जाएगा, और ऊपर वाला जो कहलाएगा वो फ्री वाला कहलाएगा, जो कि पानी हो जाएगा। कोई दूध नहीं है कि दूध में पानी ही मिलाए, दूध में नाली के पानी भी मिलाया जा सकता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट सवाल का जरा आंसर बताइए। तो सवाल नंबर 10 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, आंसर आना चाहिए। क्या आएगा, जल्दी से बताओ। कि एक दुकानदार 20% लाभ कमाने के लिए दूध और पानी के बीच में मिलाता है, तो मिश्रण में क्रय मूल्य पर बेचता है। क्रय मूल्य पर बेच दिया है, तो पहले पूछा है पानी, बाद में पूछा है दूध। वाटर और मिल्क का बीच का रेशियो बताना है। जल्दी से आंसर जरा सा लिखिए दोस्त। परसेंटेज मान कितना है, 20%। 20% का मान 1/5। 1/5 में 5 पैसा वाला हो जाएगा और 1 फ्री वाला हो जाएगा। कुछ सोचना ही नहीं है, 1:5 का ऑप्शन नंबर ए, सोचना ही नहीं है। कभी भी याद रखें कि यदि मिला करके पैसा कमाया जा रहा है दूध में पानी, तो ऊपर वाला जो रहेगा वो फ्री वाला रहेगा और नीचे वाला जो रहेगा वो पैसा वाला रहेगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़े और जल्दी से बताओ, कल तो लोग मैराथन के लिए तैयार हो ना? टिक पाओगे ना उतना लंबा क्लास में कि नहीं टिक पाओगे, से बताओ। टिक जाओगे ना?
यस सर लिखो जितना जल्दी कमेंट बॉक्स में, नहीं टिकोगे तो भी लिखो यस सर, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। ठीक है, कहा गया है कि स्थिर जल में एक नाव की चाल 15 है, यानी बोट की चाल 15 हो जाएगी, जबकि धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है, वाटर की जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर है। तो कहता है कि 12 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगा। ध्यान से देखिए कैसे चलना है, धारा के अनुकूल चलना है दोस्त, धारा के साथ चलना है। याद रखो जिस तरफ नाव चल रही है बोट, यदि उसी तरफ धारा भी चल रही है वाटर, तो इसको बोलते हैं धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल या धारा के साथ। धारा के साथ चाल जो होता है दोस्त वो होता है B+W। ठीक है, और यदि इस तरफ में है नाव चले बोट, बोट की चाल B ले लिए, और उसके अपोजिट से धारा आ रही है वाटर, तो इसको बोलते हैं धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध या धारा के प्रतिकूल, यानी स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। ऐसी केस में जो चाल होता है वो होता है दोस्त B-W। बस इतना खाली ध्यान रखो, अगला सवाल के आंसर ठोक देंगे हम लोग। सवाल कहता है कि 12 मिनट तक धारा के अनुकूल चलना है, धारा के साथ चलना है, धारा के दिशा में चलना है, तो धारा के दिशा में चाल हो जाएगा B+W, तो 15×3 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से 12 मिनट तक चलना है, तो दूरी निकालना है, दूरी बराबर चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय। समय 12 मिनट है, मिनट को 60 से भाग देंगे तो घंटा में बदल जाएगा, चाल गुने समय करेंगे तो ये दूरी तैयार हो जाएगा। देख लीजिए कितना आएगा, 12×5 = 60 आएगा, और 18/3 यानी 5 तिया 15, 3 और 0 5 6 30, 3.6 आएगा दोस्त, 3.6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। धारा के अनुकूल का मतलब B+W, और यही धारा के प्रतिकूल चलेगा, धारा के विपरीत दिशा में चलेगा, तो उस केस में होगा B-W। क्लियर है, कंसेप्ट भी एकदम बढ़िया से। कभी कभी जरूरत पड़े, ऐसा लगे कि कुछ हमें याद नहीं रहेगा, तो आप स्क्रीनशॉट उसको ले लिया करो, ठीक है, रखा करो, और स्क्रीनशॉट लेकर के वॉलपेपर लगा लेना। 2-3 दिन जब वो आपके दिमाग में चलेगा ना, तो ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। ठीक है, अगले सवाल 12 पे आओ। 12 नंबर सवाल पे आइए। ऊर्जा उत्साहित रहिए, लोगों के साथ वीडियो को जरा शेयर करते रहिए, अपने व्हाट्सएप का स्टेटस पर लगना चाहिए। जब जब हम क्लास लें तब तब आपकी स्टेटस जो रहना चाहिए एकदम फुल रहना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि भैया अब ये पढ़ना चालू कर दिया है, रोज स्टेटस लगाता है क्लास का, एक मतलब है कि अब सीरियस बन गया है। लोगों के अंदर एक जलन पैदा होगा कि ये तो कामयाब हो जाएगा, फिर ये तो नौकरी ले लेगा, तो फिर वो भी पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे पढ़ने का। ठीक है, सुनिएगा क्या कहता है कि एक नाव की चाल स्थिर जल में 12 है, जबकि धारा की चाल 2 है, तो कहता है कि धारा के अनुकूल 15 मिनट में तय की गई दूरी ज्ञात करें कितना होगा। भाई यदि बोट की चाल 12 है और वाटर की चाल 2 है, तो धारा के दिशा में चाल हो जाएगा B+W, यानी 12 और 2 कितना, 14 किलोमीटर पर आवर। तो धारा के दिशा में चाल है 14 किलोमीटर पर आवर, और गुना में समय, समय कितना मिनट, 15 मिनट। मिनट को जरा घंटा में जरूर बदल देना, 60 से भाग देकर, इसलिए बदले हैं क्योंकि ये 14 किलोमीटर पर आवर है, तो ये भी आवर के रूप में रहना चाहिए। 15 चौके 60 दोस्त, 4 से जब इसको भाग लगाइएगा तो 4 तिया 12, 12 के बाद 2 और 0, 4 पंचे 20, 3.5 किलोमीटर डिस्टेंस होगा। ऑप्शन नंबर कौन, ए हो जाएगा। जल्दी से बताइए। तो लोग वीडियो को शेयर किया, व्हाट्सएप का स्टेटस पे लगा हुआ है, जरा सा बताओ, है ना। सुबह सुबह नहा लेने के बाद ना थोड़ा सा पैर आज लग रहा है हल्का सा, ज़्यादा ठंडा ज़्यादा है कि कम है, आज से बताओ। पहले के कंपैरिजन में ठंडा कम है कि ज़्यादा है, जल्दी बताओ। चले अगला सवाल पे आ जाओ।
देखो दोस्त, जैसी समय चल रही है ना, उस समय में आने वाला जो समय कम है। हाँ जी, आप धूप उग रही है अब धूप उग रही है। कल भी धूप उग गया था, आज भी थोड़ा थोड़ा धूप हुआ है। देखो, आने वाला समय में जो रोबोट का आविष्कार चल रहा है ना, उस रोबोट के आविष्कार से दुष्परिणाम ये देखने को मिलेगा कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत ऐसे काम होंगे जो रोबोट करेंगे, और वहां पे उस प्राइवेट सेक्टर में जो काम करने वाले व्यक्ति होंगे वो निकाले जाएंगे। और जब निकाले जाएंगे तो बेरोजगारी एक बड़े स्तर का मुद्दा बनेगा। काम आप ढूंढेंगे तो काम नहीं मिलेगा। वहां पर सिर्फ और सिर्फ रोजगार के रूप में विकल्प जो रहेगा वो सरकारी नौकरी रहेगा दोस्त। इसलिए आप मेहनत करो। आज का मेहनत कल बेहतर परिणाम और बेहतर भविष्य का निर्माण करेगा। तो मेहनत करते रहिए, ठीक है। आ जाइए सवाल नंबर 13 पे बनाइएगा कि एक व्यक्ति क्रमशः 3, 4 और 8 किलोमीटर की पर आवर की चाल से समान दूरी तय करता है। यदि कुल समय 425 मिनट लेता है तो कुल दूरी ज्ञात करें कितना होगा। सवाल कहता है 3 समान दूरी को अलग अलग चाल से चला गया है, 3, 4 और 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और चलने में जो टोटल समय लगा है वो 425 मिनट लगा है। तो बताइए कुल दूरी कितना है। याद रखो, यदि तीनों दूरी समान है तो टोटल दूरी को आप मान लो, टोटल दूरी बराबर 3x। टोटल दूरी जब 3x मानेंगे तो फायदा यह हो जाएगा कि प्रत्येक दूरी को हम x बोल सकते हैं। 3x, हर दूरी इक्वल इक्वल है तो हर दूरी x x x, तो टोटल दूरी 3x। अब इस दूरी को अलग अलग चाल से हम लोग ट्रैवल करेंगे। अच्छा, समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारा x है, चाल हमारा पहला वाला कितना है? 3 है। दूरी बटे चाल ये बना पहला समय, दूरी बटे चाल ये बना दूसरा समय, और दूरी बटे चाल ये बना तीसरा समय। तीनों मिलाकर जो समय लगा है दोस्त वो लगा है 425 मिनट। 425 मिनट है ना, मिनट को 60 से भाग देना ताकि ये बदल जाए कौची में? घंटा में। घंटा में क्यों बदले? क्योंकि इधर चाल हमारा था किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर था, इसीलिए हमने इसको आवर के रूप में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां से देखो खूबसूरत एलसीएम हो जाएगा। 8, 4, 3 का एलसीएम 24 एलसीएम आएगा। 3 से काटेंगे तो ऊपर 8x, 4 से इसको काटेंगे तो 4 छक्के 24, 4 गुने x तो 4x, और 8 से काटेंगे तो 3 गुने x तो 3x, बराबर में 425 बटे 60। देखो ध्यान से, 8, 4, 12, 12 और 3 15x हो जाएगा ना, ऊपर 15x बटे 24 बराबर 425 बटा 60 कटेगा। मेरे दोस्त आ जाओ ना, काटते हैं। काटोगे तो ध्यान से काटना। 12 दूना का 24 और 12 पंचे का 60, और 5 से इसको काटोगे 5 अठे 40, 55 छे 25, और कटेगा कितना कटेगा? 3 पंचे 15, 17 पंचे 85, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई से 3x बराबर कितना आ जाएगा? 17 दूना 34, 3x बराबर 34। और यही तो पूछा गया था जी, 3x दूरी ही तो टोटल था। 17 दूना 34 डायरेक्ट हो जाएगा आंसर। देख लेना तो एक बार, कैलकुलेशन सही है ना? 3, 4, 8 ठीक है, तो 3 अठे 24, 8x, 4 छके 24। हाँ, यहां मिस्टेक हुआ है जी कालू, यहां मिस्टेक हो गई है, रुक जाओ। एलसीएम जब आप 24 लोगे तो 3 से काटोगे तो 8x ना होगा दोस्त। 4 से 6, 4 छक्के 24, 6x होगा। 8 से काटेंगे तो 3x होगा, बराबर 425 बटे 60। यहां जोड़ो, 8 से 14, 3 17x बटे 24 बराबर 425 बटे 60। अब काटो, आराम से कटेगा। 12 दूना 24, 12 पंचे 60, 5 अठे 40, 55 छे 25,
17 पंचे 85 क्रॉस मल्टीप्लाई से x का मान 5 दूना 10। जब x का मान 10 है तो टोटल दूरी 3x है। 3x का मतलब 3 गुने 10 करेंगे तो आंसर बराबर कै किलोमीटर? 30 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस होगा। ऑप्शन नंबर कौन? सी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाइए, तो कोई दिक्कत नहीं। 30 होगा, बिल्कुल सही जवाब। कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे थे पहला राउंड में, लेकिन दूसरा राउंड में हमने उसको सुधार कर लिया। आ जाओ अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 पर दोस्त, 14 नंबर सवाल बनाइएगा। एक व्यक्ति 6, 10 और 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से समान दूरियां तय करता है। कुल समय यदि 220 मिनट लगता है तो कुल दूरी ज्ञात करें कितना होगा। सेम पैटर्न है, 3 समान दूरी को अलग अलग चाल से ट्रैवल किया गया है, तो 3 समान दूरी में टोटल दूरी को 3x मान लो। टोटल दूरी 3x में तीनों इक्वल इक्वल यानी x, x और x ले लो, और दूरी बट्टे चाल। अब तो याद हो गया यार, बनाते बनाते याद हो जाना चाहिए ये सब। 6 बट्टा में 10 और बट्टा में 15, दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल, समय आ गया। टोटल समय बराबर कितना मिनट? 220 मिनट। लेकिन याद रखना, इस मिनट को 60 से भाग दे के घंटा में जरूर करना, क्योंकि आपका चाल है 10 किलोमीटर पर आवर। आवर के रूप में चाल है तो हमको आवर के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब बताना जरा सा, एलसीएम यदि हम लेंगे दोस्त, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 15, 10 और 6 का एलसीएम 30 हो जाएगा। 6 से काटेंगे तो 6 पंचे 30, 5x। 10 से काटेंगे तो 3x, और 15 से काटेंगे तो 2x आएगा, बराबर में 220/60। काटिए दो ना जी, काटिए दो। ये 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे तो 11, इसको 2 से काटेंगे तो 3, 11/3। यहां आ जाएगा 5, 3, 8 और 2 10x/3, 30 बराबर 11/3। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो x बराबर 11 आ गया दोस्त। x बराबर यदि 11 है तो टोटल डिस्टेंस 3x का मान 3 गुने 11 करोगे तो 11 तिया 33 किलोमीटर आएगा। 33, ऑप्शन नंबर कौन? डी हो जाएगा। ठीक है, 33 किलोमीटर बना डिस्टेंस। किसी को समझने में किसी प्रकार का दिक्कत है, डाउट है, तो आप लिख सकते हैं, अन्यथा आगे तो हम लोग बढ़ ही सकते हैं, है ना। आप ये सोचिए कि शाम के समय, रात्रि में जब 8-9 बजे क्लास होती है तो बच्चों की अंबार रहती है। कारण, क्योंकि शाम में सब जगह रहते हैं। लेकिन जब सुबह के समय आती है तो सुबह के समय बच्चों की संख्या घटता है। कारण क्या है? कि बच्चे बहुत सोए रहते हैं। याद रखना, जो सोया है वो खो रहा है, और जो जागा है वो पा रहा है। मेरे दोस्त, आज का नींद कल का जगवारी आपको बना देगा, और आज का त्याग कल का हौसला आपको बना देगा। तो आप कोशिश करिए त्यागने का, हल्का सा बलिदान का। अभी आप 2 घंटा कम सोएंगे तो चल जाएगा, लेकिन बुढ़ारी में 2 घंटा कम सोइएगा तो नहीं चलेगा। अभी आप 4 घंटा ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, लेकिन जब एज ढल जाएगी और कोई कहेगा कि ओवर टाइम तनी काम कर दो, तो नहीं हो पाएगा। तो अभी थोड़ा मेहनत करिए एक्स्ट्रा, अंदर से थोड़ी जुनूनी रहिए। ठीक है, सुनिए। राजू 4 लैपटॉप 1,54,005 रुपए में बेचे, उससे 25% की हानि हुई, तो 25% लाभ कमाने के लिए बिक्री मूल्य ज्ञात करें कितना होगा। ये प्रॉफिट लॉस का बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप होता है। अब लैपटॉप 4 गो रहे चाहे 400 रहे, लैपटॉप कै गो है उसको आप भुला जाओ। डायरेक्ट ये देखो कि बेचा गया है 1,54,005 रुपए में, और बेचने से 25% का क्या हुआ है दोस्त? हानि हुआ है। यदि 25% का हानि हुआ तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो 75 हो जाएगा। बाद में कहता है कि कितना में बेच देंगे कि 25% का लाभ हो जाए। तो 25% लाभ कमाने के लिए जो सेलिंग प्राइस होगा दोस्त वो 125 का होगा। तो ये पहली सेलिंग प्राइस है जो दिया है, ये वाला, और ये दूसरा सेलिंग प्राइस है जो निकालना है। तो कंसेप्ट क्या कहता है कि जो प्राइस दिया है उसके भाग दीजिए यूनिट से। पहला वाला दिया है तो पहला वाला 75 से भागा,
निकालना है दूसरा वाला, तो दूसरा वाला 125 से गुना करिए बस। 25 तिया 75, 25 पंचे 125, 3 से काटोगे तो ये कट जाएगा, 3 पंचे 15, 3 एकम 3, 1 0 3 तिया 9, 1 0 3 तिया 9, 1 5 3 पंचे 15, गुना करोगे 55 6 25 की 5 हासिल 2, 2 लास्ट में 5 आएगा। देख लो ऑप्शन कौन है। देखो ऑप्शन में ई में 5 नहीं है, ई में 5 नहीं है, इसमें 5 भी नहीं है, इसमें तो पॉइंट ही था, इसू चल गया तेल लेने। बचा हमारे पास यही 25 66 75, 25 66 75 सवाल का आंसर बनेगा। वाह क्या सवाल था, और ऑप्शन भी किस तरीके से सेट किया गया था कि इकाई अंक से ही पकड़ा गया, पूरा गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ बच्चा होगा जो डाटा बड़ा देखा होगा, 1,54,005 रुपया है तो छोड़ दो। अरे भैया डाटा बड़ा है तो इकाई अंक आपके पास रामबाण है ना। तो 56,675, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, वाह जी वाह 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 वाह। सवाल नंबर 16 पे आइए। 16 नंबर सवाल जरा सा, और एक बार सब लोग मिल करके वीडियो को शेयर कर दो दोस्त, सब लोग मिल करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। जुड़े हुए हैं लोग लेकिन शेयर नहीं करेंगे, शेयर करो जी, शेयर करो। एक व्यापारी ने 5 मोबाइल 1,20,000 रुपए में बेचे, 20% क्या हानि हुआ। 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य कितना होगा। 20% हानि पर विक्रय मूल्य 80 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस फर्स्ट इक्वल टू 80, और 20% लाभ कमाने के लिए जो विक्रय मूल्य होगा वो 120 होगा। ये वाला दिया है, ये वाला निकालना है। कितना दिया है, 1,20,000। 1,20,000 को भाग लगाते हैं 80 से, निकालना है भैया 1,20,000, यानी 120 से गुना करिए। आइए जरा काटते हैं, 40 दूना 80, 40 तिया 120, और 2 से काटेंगे तो ये 60,000 आ जाएगा, और 60,000 गुने 3 करेंगे, आहा, तो 1,80,000। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आ गया ना आंसर। कोई दिक्कत जल्दी से बताओ, नहीं ना। आज एकदम मौसम जो है वो चेंजिंग में आ चुका है, जल्दी से बताइए। सवाल नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़िए। सवाल नंबर 17 मेंसुरेशन की सवाल है। मेंसुरेशन की सवाल है, लेकिन ज्यादा हार्ड सवाल नहीं है, आसान सवाल है, बना सकते हैं हम लोग। कहा गया है कि एक अर्धगोले के कुल सतह का क्षेत्रफल इतना है, तो बताइए त्रिज्या क्या होगा। ध्यान से देखो दोस्त, अर्धगोला है, अर्धगोला हेमिस्फीयर है। अर्धगोला का कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ एरिया होता है 2πr²। यदि इसका टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तो अर्धगोला का टोटल सरफेस एरिया 3πr², और इसका यदि आयतन निकालोगे दोस्त तो 2π/3r³। अर्धगोला का ये इतिहास है। जबकि कहता है कुल सतह का क्षेत्रफल यानी टोटल पृष्ठ एरिया निकालना है तो 3πr², तो 3 × पाई, पाई के मान 22/7, और r², रेडियस कितना दिया है, रेडियस नहीं दिया, रहने दो, r²। ये बन गया हमारा एरिया, लेकिन एरिया दिया है 1848। आइए मिलजुल के काटते हैं दोस्त, 3 से ही कटेगा, 3 × 6 = 18, 16 × 3 = 48। 11 से काटोगे 11 दूना 22, 11 से काटोगे 11 पंचे 55, 11 छक 66, और 2 से काटोगे तो ये 28 आ जाएगा। यहां से r² का मान 7 गुने 28, 7 × 28 है। 28 को अपने मन से 7 गुने 4 लिखो, मजा आ जाएगा। तो r बराबर कितना, 2 × 7 के वर्गमूल 1 7, और 4 के वर्गमूल 2, तो आंसर 7 दूना 14, रेडियस 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन, डी हो जाएगा। आहा 14 होगा। प्रतीक राय जल्दी से बताओ आंसर दोस्त, आंसर बताओ क्या हो सकता है। रेडियस व्यास पूछा है का, त्रिज्या पूछा है, त्रिज्या पूछा है, तो त्रिज्या हमारे पास होंगे कितने, 14। आ जाओ अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18। एक अर्धगोले की वक्र सतह का क्षेत्रफल 616 है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करें कितना होगा। ध्यान से सुनो दोस्त, वक्र सतह है, वक्र सतह का एरिया होता है 2πr²।
2 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया है तो 2 पाई आर स्क्वायर, पाई के मान 22/7 और आर स्क्वायर बराबर 616। 2 से काटेंगे तो 308 और फिर काटते हैं दोस्त तो आ जाएगा 22 से, तो 22 से कम 22 और 22 चौके 88। आर स्क्वायर बराबर कितना होगा 7 इंटू 14 को 7 गुने 2 लिख दो, तो आर का मान जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो 2 गो 7 के वर्गमूल 1 गो 7 और 2 के वर्गमूल √2 हो जाएगा। 7√2 ऑप्शन नंबर कौन ए हो जाएगा। बोलो प्राम से बोलो भारत माता के जय। ऐसे ही बढ़ना चाहिए, है ना। 10 प्राम होनी चाहिए। सुबह सुबह बोलने से जय बजरंगबली, जय हनुमान, जय कपीस तिहुलोक उजागर, आप अपनी भगवान का नाम लीजिए। जो आप मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जो आप मानते हैं उसका नाम लीजिए। सुबह सुबह जब नाम लेते हैं तो आपके अंदर एक एनर्जी आती है ना। प्रेम से बोलिए जय हिंद। जल्दी से बोलो दोस्त। अगले बढ़ते हैं। नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम झकास चल रहा है। और देख रहे हो इधर 2 दिन से वीडियो जो है ना सुतरा हुआ है। पहले बीच बीच में डिस्टर्ब होता था ना कभी कभी, इधर 2 दिन से डिस्टर्ब नहीं हो रही है ना। बहुत बढ़िया चल रहा है, एक बार भी डिस्टर्बेंस नहीं होता। डिस्टर्बेंस होता है तो 1-8 मिनट के लिए भी नहीं होता, 30 सेकंड 15 सेकंड के लिए होता है। सुनो, रवि एक कुर्सी मोहन को 10% लाभ पर बेचा और मोहन इसे गोविंद को 20% लाभ पर बेचता है। यदि गोविंद 1320 रुपया देता है तो रवि का क्रय मूल्य ज्ञात करे कितना होगा। ए दोस्त, रवि एक वस्तु को 10% के लाभ पर किसी को दे दिया। किसको दिया? रवि दिया है मोहन को। और मोहन जो है इसी वस्तु को दे दिया गोविंद को 20% के लाभ पे। और जो गोविंद है उसे खरीदा है कितना रुपया में? 1320 रुपया। याद रखो कंसेप्ट को, इसको बोलते हैं चैन वाला सवाल। रवि दिया मोहन को, मोहन दिया गोविंद को, और गोविंद वाला पैसा दिया है 1380 रुपया। तो बताना है रवि का पैसा कितना था। याद रखो, यदि इधर का देकर इधर का पूछेगा तो होल वैल्यू का उल्टा गुना, होल वैल्यू का उलट के गुना कर देना है। तो 1320 में होल वैल्यू निकालिए और उलट उलट के कर दीजिए। 10% का मान 1/10, लाभ है तो 11/10, उलट के गुना 10/11। 20% का मान 1/5, लाभ है तो होल वैल्यू 6/5 के उलट के गुना, 6/5 है, उलट के गुना 5/6। काटो दोस्त, कट जाएगा। 11 छक 66, 11 एकम 11 बचा 2 और 2 11 दूना 22, और 6 से काटोगे तो 6 दूना 12, ये 20। आहा, 20 पंचे 100 पे एगो जीरो, बस 100 पे एगो जीरो, यानी प्राइस कितने रुपए? 1000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वाह वाह। याद रखना, ए दिया बी को, बी दिया सी को, सी दिया डी को। कभी भी चैन वाला सवाल आ जाए, चैन बना बना के दे, तो याद रखना अंतिम वाला के क्रय मूल्य में होल वैल्यू को उल्टा गुना करिएगा तो फर्स्ट वाला का पैसा आ जाता है। जैसे अगला सवाल का आंसर जरा ठोकिए तो। 20 नंबर सवाल का आंसर आप जितना जल्दी से बताइए। हाँ सुनिए, आ जाइए जल्दी से बताओ। अजय एक घड़ी विजय को 25% लाभ पर, विजय इसे सुमित को 20% लाभ पर, और सुमित खरीदा है 1500 रुपया में। अंतिम वाला दिया है, अजय के पूछा है, पहला वाला पूछा है, तो 1500 में होल वैल्यू को उलट के गुना करिए। 25% का मान जरा बताना, 1/4, लाभ है तो 5/4, उलट के गुना करना होगा 4/5। दूसरा 20% का लाभ है तो 20% का मान 1/5, लाभ है तो 6/5, उलट के गुना करिए 5/6। 5 से 5 तो ऐसी कट जाएगा, काटेगा इसको 25 6 का 150, अब 25 चौका 100 पे एगो जीरो। यहां भी तो लगता है 1000 आएगा ना, 1000 आएगा यहां भी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर है? जल्दी से बताइए। हमने 20 सवाल सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है
और एक बार जरा सा आप लोग नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ताकि हम लोग जान पाए कि किनकी किनकी लक्ष्य जो है एकदम आंखों के सामने झलक रहा है, कौन कौन है जो अपने नौकरी के लिए समर्पित हैं 100%। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस 1 घंटा आपके साथ बहुत बेहतरीन रहा और आज की सवाल जो था वो बहुत बेहतरीन लेवल पे थी, लेकिन हमने आराम आराम से धीरे धीरे सवाल करते चले और हर सवाल का आंसर हम लोग बहुत आसानी से निकालते चले गए। 20 सवाल। बाकी शाम में मिलते हैं, शाम में 8 बजे जुड़िएगा, रीजनिंग में जरूर जुड़िएगा और 9 बजे जुड़िएगा मैथ में। रुखसार जी जुड़ गए हैं, प्रतीक जी हैं, बहुत बढ़िया। बाकी लोग नाम नहीं लिखेगा कोई बात नहीं है, लिखेगा तो बहुत बढ़िया है, नहीं लिखेगा तो भी कोई बात नहीं है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। होम गार्ड का कब निकलेगा सर? होम गार्ड का कब निकलेगा? होम गार्ड की तो वैकेंसी अभी जो बिहार में आई है वो इतनी कम संख्या में है कि हमको तो देख करके तो लग रहा था कि नाली में हम डूबे, लेकिन नहीं डूबे, बच गए क्योंकि ठंडा था। गर्मी रहता तो हम नाली में 2-3 डुबकी जरूर लगाते। इतनी कम संख्या में वैकेंसी दिया है बिहार के होमगार्ड का, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं शाम में। याद रखें शाम में क्लास रीजनिंग 8 बजे, मैथ 9 बजे। धन्यवाद, थैंक यू।